बी का 2 होगा, ये मिल गया, ये ऑप्शन हो गया। तो एक है हरदी मेला मुजफ्फरपुर में लगता है, मलमास मेला राजगीर में लगता है, और सौराठ मेला मधुबनी। मलमास मेला अभी कुछ दिन पहले ही लगा हुआ है, शायद लगा है अभी भी। बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जाना जाता है विदेशिया जाना जाता है लोकनाट्य। और मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, कब? 2003 में। ध्यान रखना है भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ मैथिली ही शामिल है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? बता चुके थे आपको, पहला प्रश्न यही था। तो 2 जिलों का लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है और नीचे झारखंड से भी लगती है। 208 राज्य लगते हैं, जिले लगते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? ये रोहतास नहीं है। अगर आपने वो मास्टर वीडियो देखी हो तो मैप में मैंने बताया था ये। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ी, ये सबसे पुराना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? सबसे ऊपर में आता है सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र। आप मैप पर आइए तो ये देखिए, इसमें जो है ना, यहाँ पे सोमेश्वर प्रासाद, इसमें 3 चीजें, एक तो रामनगर दून है, दूसरा दून घाटी है, और तीसरा सोमेश्वर की पहाड़ी है। ये यहाँ सबको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार है सबसे पूर्वी भाग में। मैं पे आपको बताया था ना कि इस साइड में, पूर्वी से इस साइड में कटिहार 3 जिले हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? देश में इकलौता देश अपना नेपाल है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? 12वां है, आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण, कोपेन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उनके वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु के क्षेत्र में आते हैं? तो ये CWG में आते हैं। बिहार में निम्न जिलों में किस जिले में ही पिगमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पिगमेंट स्वैप का मतलब होता है पर्वत पादीय। एक मैप पर देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ये जो इलाका आप देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण में, ये है पिगमेंट, क्योंकि यहीं पे पर्वत है। शिवालिक पहाड़ी रेंज में ही आता है। शिवालिक पहाड़ी हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। तो जैसे ये पहाड़ हुआ ना, ये पहाड़ है, तो इसका ये जो पर्वत का पाद का मतलब होता है पैर, मतलब नीचे। तो ये पर्वत है तो इसके पास में है, तो यहाँ तक पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ी का निचला हिस्सा ही आता है, तो इसलिए इसको पर्वत पादीय मिट्टी यहाँ पे बोलते हैं। ये कंकरीले, पथरीले और कम उपजाऊ वाला भावर क्षेत्र होता है। ये हिमालयन मिट्टी है, ये क्लियर है यहाँ तक। और इसी के सटे सटे, ये पर्वत के नीचे जो सटेगा ना, ये तराई क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा इलाका तराई वाला मिट्टी का इलाका आता है, इसलिए इसको तराई मिट्टी बोलते हैं। तो नेपाल के जो बॉर्डर स्टेट है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मैंने आपको 6-7 डिस्ट्रिक्ट बताए थे नेपाल से सटे हुए, उस सब में तराई मिट्टी पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे? कछारी मिट्टी से आच्छादित है, मतलब फसल होती है सब में अच्छी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? देखिए, इनमें कई जगह कई ऑप्शन आंसर आते हैं। अब ये तीनों, अब जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा उदाहरण, चंपारण की बात कर रहा है, तो मैंने अभी आपको मिट्टी वाला दिखाया, चंपारण ये बॉर्डर इलाके में आ रहा है, तो यहाँ कायदे से तो तराई मिट्टी भी होनी चाहिए, लेकिन चंपारण के हिस्से में भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ये बांगर मिट्टी भी है, तो दोनों है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ना कई बार वेरिएट कर जाता है, इसलिए इसका आंसर इसमें मारा गया है नवीन जलोढ़क मिट्टी। ये देख लीजिएगा आप, यही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी, यही नदी मिट्टी लाता है। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत है? ये AW के अंतर्गत आता है कोपेन का। कैसे? एक बार आप देख लीजिए, ये है कोपेन का। कोपेन ने उत्तरी बिहार को CWG में रखा है, दक्षिण बिहार को AW में रखा है, लेकिन टिवार्थी जो है वो उत्तरी बिहार को CAW में रखता है, दक्षिण बिहार को ये भी AW में ही रखता है। फार्मेट जो है ये उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र को CBW में रखता है, और शेष बिहार को CAW में रखता है। तो क्लियर है यहाँ से, यहाँ पर अपना आंसर बना लिया। कोपेन ने कहा CWG में रखा है, कॉमनवेल्थ ग्रुप में। अरे नहीं, उसका पता नहीं क्या नाम है, मुझे भी नहीं पता। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलती है। अगर आपको वाला मैं पहले वाला याद होगा तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, बांगर मिट्टी दिख जाएगा उसमें। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। वैसे ऋतुएं तो 6 ही होती है, लेकिन इसमें 3 ही माना गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये स्थान बदलते रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, करंट के हिसाब से स्थान अब अपडेट होता है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया है, लेकिन पिछली बार शायद कोई और जिला भी रहा था, बताइएगा कमेंट करके अगर आपको याद होगा तो। कई बार औरंगाबाद हो जाता है कम वर्षा वाला। गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और बिहार में लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? गया में पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में ही पाई जाएगी, गया पहाड़ी इलाका है। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? रबी। देखिए, ताल जो मिट्टी है होता कहाँ, पहले यही समझ लीजिए। देखिए, ये गंगा नदी है बीच में, ये गंगा नदी बह रही है बीच में, तो गंगा नदी के जो नीचे है ना, नीचे वाला इलाका, ये जो इलाका देख रहे हैं, इसी को हम टाल मिट्टी बोलते हैं। क्यों टाल है? ये उधर ऊंचा वाला भाग, उठा हुआ भाग है, ये नीचा हुआ भाग है, ठीक है। मतलब इधर से स्लोप है इस साइड का और इधर से स्लोप है इस साइड का, लेकिन इन दोनों में ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। तो अब इधर से मिट्टी जाती है, बीच में गंगा नदी बह रही है, तो गंगा नदी की वजह से ये मिट्टियां रुक जाती हैं कॉर्नर पे ही, तो ये टाल बन जाती हैं। और वो टाल क्षेत्र दलहन की फसल के लिए सबसे ज्यादा, यानी कि रबी फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगला प्रश्न है कि खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? सहरसा और पूर्णिया में है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। तो आप देख लीजिए ऐसे मैप पे ही, सहरसा पूर्णिया इसी के पास में है, तो सबसे ज्यादा बाढ़ यही आना है। ये है, सॉरी, खादर मिट्टी, ये है सबसे ज्यादा बाढ़। तो देख रहे हैं मैप के हिसाब से आप देख लीजिए, ये डॉट्स वाले हैं जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि खादर मिट्टी है। तो यही क्योंकि 2-3 नदियां यहाँ पर, बागमती नदी है, कोसी नदी है, तो ये सारी नदियां बाढ़ से इतना मिट्टी लेकर के आती हैं कि ये जमीन खादर बन जाता है। दिक्कत ये कि बाढ़ आता है फिर वही बह जाता है। बिहार के मानसून का आगमन कब होता है? मध्य जून में बिहार में मानसून का आगमन होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? ये मोहाना और लीलाजन की नदी के मतलब संगम से बनती है। अगला प्रश्न, सोन और गंगा नदी का
सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में होता है? दरअसल होता तो है सोनपुर में, लेकिन मानते अपन पटना में ही है, उसको पटना मान लेते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये छोटानागपुर पठार से संबंधित है, वहीं से ये निकलती है। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। और बिहार के जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात स्थित है, ये कैमूर में है। एक बार देख लीजिए इसको। तो तेलहड़ कुंड जो है वो इस कैमूर जिले में स्थित है। लेकिन और भी जो कुछ कुछ मशहूर है देख लीजिए, जैसे गोगा बिल है। गोगा बिल आप यहाँ देख रहे होंगे, ये कटिहार में स्थित है। आप कांवर झील देख रहे होंगे, ये बेगूसराय में है। बरौनी यहीं पे है। अगर आप गोखुर झील देख रहे होंगे तो ये सहरसा में है। कुशेश्वर स्थान ये दरभंगा में है। काकोला जलप्रपात जो है ये नवादा में है। और ये ओखारिन कुंड जो है, या शुक्लदरी है, दुर्गावती है, धुआं कुंड है, कुआरीबा है, रश्मि कुंड है, ये राकिम कुंड है, ये सारे के सारे जो है इसी इलाके में, तो रोहतास वाले इलाके में आते हैं। क्लियर जिले यहाँ तक। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कहाँ है? कनवार झील है ये। अभी आपको बताया ना, गोखुर झील कनवार झील है ये। आइए, बिहार के निम्न प्रशासनिक जोड़ों में से, विभागीय जोड़ों में से किस में जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये प्रमंडल के हिसाब से पूछ रहा है। सब लोगों ने गलत आंसर मार लिया था, हमने भी मार लिया था। कोसी मगध होगा इसमें। अगला प्रश्न, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, जबकि ये सारी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, मतलब ये दक्षिण की ओर है, उत्तर की ओर नहीं है। उत्तर की ओर से इधर से होंगी सोन, पुनपुन, अजय, क्यूल, ये सब नदियां होंगी, लेकिन इसमें से कोई वो नदी है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग उप नदी है? गंगा नदी का मतलब उप नदी है, सहायक नदी एक तरह का मान लीजिए, तो ये दक्षिणी कोयल नदी है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन मिलती है। और त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर निर्मित है। एक बार आप इसमें नदियों को समझ ही लीजिए। देखिए, ये गंडक नदी घाटी परियोजना है, इसमें से कौन कौन नदी निकला है? त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तेहूर नहर, 4 नहरें यहां से निकली हुई है। वैसे यहाँ कोसी नदी घाटी परियोजना है, यहां से 3 नदियां निकली हुई हैं, नहर निकली हुई हैं, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर नहर। तो पूर्वी कोसी तो आप पकड़ ही लेंगे, बच गया राजपुर नहर, याद रखिएगा। ये कहां से निकला है? कोसी नदी से निकला है। यहाँ पे एक बांध है, हनुमान नगर बैराज उसको बोलते हैं, हनुमान नगर बांध भी बोलते हैं उसको। एक और इसी में देख लीजिए, सोन नदी घाटी परियोजना में यहां से भी 2 नदी निकलती है, नहर निकलती है, एक सोन, पूर्वी सोन और एक पश्चिमी सोन। तो ऐसे आप पकड़ ही लेंगे कि सोन में है। और बिहार की सबसे पहली नदी जोड़ो योजना जो है भारत सरकार ने चलाई है, तो उसमें कोसी और मेची को जोड़ करके बना रहे हैं। और बिहार में सबसे अधिक जो सिंचाई है वो नलकूप से किया जाता है, इस बात का याद रखिएगा, अभी पूछेगा तुरंत आ गया। तो नहर से आपका सब क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसमें से कोई नहर दिखा था त्रिवेणी को छोड़ करके, तो आंसर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? अनुपम झील पश्चिम चंपारण में है, बाकी सब झील, सांबर झील तो राजस्थान में है, आपको पता ही होगा। सुखना झील और कामा झील का तो खैर, सुखना झील चंडीगढ़ में, सुखना झील बताइएगा कमेंट करके अगर आपको याद होगा, तो मुझे नहीं याद आ रहा अचानक से इस वक्त। बिहार और उत्तर प्रदेशों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक बराज है, यही उनकी दोनों की कंबाइन है, यही है ना गंडक नदी घाटी परियोजना। तो इसमें से उनकी कॉमन चलती है तीनों की। नेपाल भी है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30%, ये तब का था, अब गलत है, ये अब अनरिलेवेंट हो गया। बिहार में सिंचाई सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से हो रही है, एक नलकूप से हो रही है और एक नहरों से हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? ये ना 3 नदियां हैं, एक कर्मशा है, एक गंडक है, घाघरा है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं मैप से। यहां देखिएगा, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ, यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये गंडक नदी बहुत छोटी सी है, आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन देखना पड़ेगा आपको, क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है। तो गंडक नदी है ये छोटी सी। तो ये देखिए, ये आ रहा है ना उत्तर प्रदेश पश्चिमी चंपारण के साथ में आ रहा है, तो इसने थोड़ा बॉर्डर बनाया है। फिर एक ये देखिए, ये घाघरा नदी है, तो इसने भी थोड़ी बॉर्डर बनाई है। और इसके साथ ये कर्मशा नदी है, इसने भी थोड़ी देर बॉर्डर बनाई है। तो 3 नदियों का नाम इसमें समानता होता है, तो आप इनको याद है, कर्मशा, गंडक और घाघरा, ये तीनों नदियां इसके साथ में आती हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो उत्तर की ओर जो आकर के मिलती है उसमें गंडक, कमला और बागमती उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? गंडक नहर से, बताया तो था अभी नहर वाले मैप में। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहां से? गंडक से निकलती है सारण सिंचाई नहर, 4 नदियां निकलती थी उसमें। निम्नलिखित में से कौन से बिहार में गंगा में मिलती है? तो बिहार में सभी मिलते हैं गंगा में, अगर गंडक, घाघरा, सोन और पुनपुन सब बिहार में मिलते हैं आकर के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी? ठाकुरगंज, किशनगढ़ के पास, किशनगंज के पास में, वहां की गई थी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को कृषि कर्मण का पुरस्कार का बात पूछ रहा है, तो मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए मिलता है। बिहार में कृषि का सरकार ने बड़ा अच्छा कार्य किया है उसके लिए। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया अलग अलग कंपटीशनों में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स का सवाल है ये। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहां आयोजित हुआ था? तो 19 में मोतिहारी में आयोजित हुआ था। अभी ऐसा इसका कोई रिलेवेंसी है नहीं। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान द्वितीय है जूट उत्पादन में। पहला कौन है भारत में? पहला है पश्चिम बंगाल। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का परसेंट कितना था? अभी अनरिलेवेंट है, कोई जरूरत नहीं है, तब 68% से ज्यादा हुआ करता था लोग। बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरे 78 से ज्यादा हुआ करता था। बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना? न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया है भाई, वही जो पश्चिम बंगाल से सटा होगा। बिहार के निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र का उत्पादन केंद्र है? रेशम उत्पादन केंद्र भागलपुर में है। डालमिया नगर में सीमेंट बनता है और मोतीपुर में बटन बनती है। बटन जो आपके शर्ट कमीज में कपड़े में बटन लगते हैं ना, वो बटन मोतीपुर में बनते हैं, तो बटन केंद्र है वहां पे वो।
अगला प्रश्न देखते हैं अगले पेज पर। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है? रोहतास में, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं थोड़ा बड़ा ही कर देते, हटाइए, मैं यहां से बढ़ा दूंगा। हाँ, खनिज उत्पादन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायरेट का सर्वाधिक भंडार है। चूना तथा कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। मुंगेर रोहतास में नहीं पाया जाता यार। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, पाए तो गए हैं, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं मान लिया गया है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में मिला है। और भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया में है, हालांकि नवादा में भी है थोड़ा सा। खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? लाइम स्टोन जो है वो कैमूर में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक वो फैक्ट्रियां हैं जो फैक्ट्रियां सीमेंट का उत्पादन करती हैं। अगला प्रश्न, उद्योग और स्थान में निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है, मढ़ौरा में है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं चूना फैक्ट्री की वजह से। बिहार कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन है, तब था। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 160 है। ये दोनों प्रश्न मतलब बेकार हैं, अब काम के हैं नहीं रह गए हैं। ये प्रश्न भी हालांकि इसमें मिला सकते हैं आप। अभ्रक जो है ये गया में है, हालांकि नवादा में भी है ये। दूसरा, सोना जो है, सोना जमुई में सबसे ज्यादा है लेकिन मुंगेर में भी है, क्लियर है। डोलामाइट जो है, डोलामाइट रोहतास में पाया जाता है, और पेट्रोलियम थोड़े से किशनगढ़ में, पता नहीं अब तो क्या ही होगा। बिहार में है ही नहीं, तो बिहार में खनिज बिल्कुल नहीं है। मतलब खनिज से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, वो जबरदस्ती के प्रश्न बनाए जाते हैं कि हाँ कोई प्रश्न नहीं है तो इसी प्रश्न को इसमें जोड़ो और किसी तरीके से टिकाओ। अगला प्रश्न, बिहार में तेल सोदा कारखाना कहाँ है? ये बरौनी में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है। बिहार के किस जिले में स्वर्ण के प्लेसर निक्षेप होने की पुष्टि हुई है? अब देखिए इसी प्रश्न में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। अब तक हम और मान रहे थे, अब तक हम इसमें कुछ और मानेंगे। इसमें पश्चिम चंपारण ने आंसर दिया हुआ है। बिहार के किस जिले में सोप स्टोन का बड़ा भंडार है? वो जमुई में है। और बिहार में तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 ईस्वी बरौनी में हुई थी तेल शोधक कारखाने की स्थापना। अगला, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नहीं थे, मनोज तिवारी। अब कौन हो गई हैं? अब मैथिली हो गई हैं। मैथिली वही मिथिलांचल की बेटी हैं, लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत प्यारा गाती हैं, मतलब मेरे प्रिय सिंगरों में वो भी हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। यहाँ सिल्क का उत्पादन सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? दिल्ली, मुंबई। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मधेपुरा में जो लोकोमोटिव, मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री के निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? 12,000 हॉर्स पावर की है। ये मालगाड़ी की खींचने के लिए 2 मालगाड़ियों को ऐसा हरे रंग का है, 2 इंजनों को एक साथ बनाया गया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको देखा था, और एक साथ ही ज्वाइंट है। ये बहुत पावरफुल इंजन है ये। 16 मार्च 2018 को, ये कोई मतलब नहीं है, छोड़िए। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? भागलपुर, आपको बता ही चुके हैं। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये मोकामा में स्थित है। और बिहार में डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको कई बार बता दिया, अब तक सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। अगला प्रश्न, बिहार में उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? जो बड़े बड़े काम सब पटना में होते हैं। टिस्को संयंत्र कहाँ लगाया गया है? वो जमशेदपुर में, 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका मिलान कर लीजिए। कैसे मिलान करेंगे? जैसे पूछा कागज कहाँ बनता है, अब कागज कहाँ बनता है? कागज तो कई जगह बनते हैं, लेकिन डालमिया नगर भी कागज के लिए जाना जाता है, तो कागज डालमिया नगर में बनते हैं। प्लाईवुड हाजीपुर में बनता है। तो यानी ए का 1 और सी का 3 आंसर देखिए किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है, यही आंसर सही है। अगला प्रश्न, बिहार में तेल सोदा कारखाना कहाँ है? बरौनी में है, बेगूसराय में है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर के वर्तमान में 15.3% हो गया। ये 15.3% कहां से आया है? ये इकोनॉमिक सर्वे से आया है, सर्वे में कहा गया था, और 68th बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम में रखिए। तो सिवान है, फिर किशनगंज है, फिर मधेपुरा है। भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? पहले ही बताया था, 51%। अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा तो। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में किन जिलों का क्रम चुनिए? तो शहरीकरण सबसे अधिक मुंगेर में, फिर सबसे पहले नालंदा में, फिर मुंगेर में, फिर पटना में। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर में है, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? बताया था आपको, कौन सा? गोपालगंज, शुरू के वीडियो में बताया था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर में की गई है। सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं, सर्वाधिक घनी आबादी है यहाँ पे। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? 935, बता चुका हूं। बिहार भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर में प्रथम है बिहार। भारतीय जनगणना के अनुसार किन राज्यों में से एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। बहुत बुरी हालत में चल रहा है बिहार, ओवरलोड चल रही है। अगला, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? 918 है, ये भी बता चुका हूं। 918 सामान्य का, बच्चों का 935।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? तृतीय स्थान पर है ये जनगणना के अनुसार। और निम्नलिखित जिलों में 2011 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की गई है? देखी गई है मधेपुरा में देखी गई है, वहां सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ था। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए बता चुके हैं। बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अब इसमें इसको मिला लीजिए, बिहार का राज्यपाल उस समय का था, अब बदल गया है। बिहार का जो मुख्यमंत्री है एक यही बचे हुए हैं, कौन? श्री नीतीश कुमार, और राज्यपाल जो है वो बदल गए हैं। अगला प्रश्न कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बता दिए हैं। उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में 1 अप्रैल को, ये भी बता दिए हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा की नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और बिहार में लोकसभा से कितने सदस्य जाते हैं? 40। बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। और बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 है। झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? 38 जिले रह गए थे। लगभग कह रहा है, करेक्ट नहीं है, और लगभग माना गया है। और निम्नलिखित में से कौन बिहार में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? अभी कोई नहीं है इसमें। हाल ही में बिहार में कौन सा राज्य बना है? झारखंड बना है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना था? 45.85% लेकर के साथ बना था। अगला प्रश्न, ये बड़ा पेज है। हाँ, बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गया है सबसे बड़ा जिला। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी, नवंबर महीने में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। और भारत में स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। और बिहार के मुख्यमंत्री इसमें से कौन नहीं रहे हैं? रामविलास पासवान नहीं रहे, बाकी तीनों मुख्यमंत्री इसमें रह चुके हैं। बिहार में उड़ीसा कब अलग हुआ है? 1 अप्रैल 1936 को। बिहार में विधान परिषद और विधानसभा कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में 75 है, विधान परिषद में 243 सीट है। बिहार के अनुमंडल और प्रमंडल और अनुमंडलों की संख्या कितनी है? देखिए, प्रमंडल जो है वो 9 है और अनुमंडल जो है वो 101 है, याद रखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजधारी सिन्हा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? यह अनुच्छेद 243 जी में दी गई है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। और बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था? 17 फरवरी 1962 ईस्वी को। संविधान में पंचायत और नगरपालिका का वर्णन किन अनुसूचियों में है? पंचायत जो है 11वीं में है और नगरपालिका जो है 12वीं में। नया जोड़ा गया था 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में। ग्राम पंचायत की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत कब कहां अपनाया गया था? देखिए, वो अपनाया गया था बाद में मध्य प्रदेश में, त्रिस्तरीय जब लागू हुआ था संवैधानिक प्रावधान 1992 में तब। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था कब? 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर को। वर्तमान में बिहार में कितनी, तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। वर्तमान में बिहार में कितनी जिला परिषद है? 38 जिला परिषद। जितना जिला उतना परिषद। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जन्मदाता कौन था? बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती थे। इसके बाद अशोक मेहता ये द्विस्तरीय थे। और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो इनके कहने से, मतलब इन्हीं ने ड्राफ्ट तैयार किया था संवैधानिक प्रावधान लाने के लिए, लेकिन सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है, कौन सी? जिला परिषद। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली पटना में है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? ईसाई से संबंधित है पादरी की हवेली। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में है। देव में है ये, मैं उस दिन बताना भूल गया था, बेहद खूबसूरत जगह है देव में, ये सूर्य मंदिर है। ये बहुत धार्मिक, बड़ा मान्यता, बहुत ख्याति प्राप्त मंदिर है ये। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। और पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पटना में है। पादरी की हवेली से कितना प्रश्न है? अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु कहां से मदद मिलती है? चीन से मदद मिलती है। चीन से, बौद्धिस्ट है, हालांकि जापान वाले भी करते हैं। लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहां अवस्थित है? जैन धर्म से, जमुई में स्थित है। सेंट जोसेफ चर्च कहां स्थित है? पटना में है। और हसन की मजार कहां है? रोहतास में है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहां स्थित है? गया में है। और महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में 2002 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा इस बात को। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, अंतिम की तरफ हम लौट चल रहे हैं। प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? बतख में, आपको बता चुके हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? विद्यानंद। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह। दिग्वंत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें अपने मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? भागलपुर में उनका जन्म हुआ था। हाँ। बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ। करंट का है, नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा। और जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। रामविलास पासवान के बारे में उस समय मरे थे तो तत्कालीन प्रश्न पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है, उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह एक बड़े नेता हुआ करते थे बिहार के, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके बारे में है
ऐसा कुछ है नहीं, करंट का सवाल था इसलिए इसको छोड़ देना ही उचित होगा। अगला प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा है? CR दास ने लिखा है। और जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे कहां से? पुरुलिया से। और राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहारवा के थे। ये कहां है? पश्चिमी चंपारण में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी थे। और प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची था, क्योंकि रांची के थे ना। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। कब? 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये बिहार के बहुत बड़े समाजवादी व्यक्ति थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? ये अमहारा गांव के रहने वाले थे। और बिंदेश्वरी पाठक क्यों चर्चित है? ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है। आप सुलभ इंटरनेशनल देखते हो ना, सुलभ शौचालय, उसी के संस्थापक है बिंदेश्वरी पाठक। हाजीपुर के रहने वाले हैं, हमारे जानने वाले हैं ये बिंदेश्वरी पाठक। अगला प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? ये इनमें से किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न, श्री जगत नारायण की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। किस जिला के रहने वाले थे? वो मुंगेर के थे। और स्वामी सदानंद का संबंध है बिहार के किसान आंदोलन के साथ में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना करने के संदर्भ में मिली थी। हालांकि ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी उतना ही काम किए थे, लेकिन हाँ, कांग्रेस समाजवादी दल के स्थापना के समय में इनका मिला था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा पहले ईसाई की तरफ जा रहे थे, बाद में सनातन की तरफ लौटा है। ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे ललित नारायण मिश्र। नहीं, ये तो वो थे ना, रेल मंत्री भी थे, इनकी हत्या हो गई थी। बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? भारत रत्न भी पा चुके हैं, संगीत नाटक अकादमी भी पा चुके हैं, पद्म विभूषण भी पा चुके हैं। और ये डुमरांव के रहने वाले थे। बक्सर जिला के पास में डुमरांव में पिछले साल गया था, एग्जाम था मेरा वहां पे, तो मैं गया था। अगला प्रश्न, महासुंदरी देवी का संबंध किससे? पेंटिंग से है। पीर अली पेशे में क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे, बाद में इनको लटका दिया था फांसी पे। दशरथ माझी का संबंध किससे है? गया से है। सुना था मूवी में डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजहरूल हक के संबंध में नहीं रखता है? वो अशोक पेपर मिल की स्थापना की थी, ये गलत था। उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, बिहार विद्यापीठ के संस्थापकों में से एक थे। और अंजुमन इस्लामिया का गठन किया था, अभी भी है बिहार में। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक कौन सा? विदेशिया है। और श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से पहचानते हैं? बिहार केसरी के नाम से पहचानते हैं श्री कृष्ण सिंह को। तो ये थे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके सारे एस्पेक्ट्स पे मैंने बात कर ली है। अब आप क्या करिएगा कि इनको देखिएगा, अगर आप वो वाला वीडियो ना देख पाए तो इसको देखिएगा रिवीजन टाइम में। इसमें से जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे जरूर, निश्चिंत रहिए इसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए।